फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने वेग नियतांक की गणना कर ली थी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। और वेग नियतांक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि अब वो बार बार आएगा। थोड़ा जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है उसका मान लगातार एक अंतराल के बाद आता ही रहेगा, ठीक है। तो अंतराल से याद आया मुझे कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे अंतराल समीकरण की, ठीक है। तो ये अंतराल समीकरण होता क्या है? अंतराल समीकरण जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो तो अंतराल, और फिर हमें वेग का निर्धारण करना हो तो हम यहाँ पे अंतराल समीकरण का उपयोग करके उसके वेग का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे समझनी है कि माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में T1 और T2 दो भिन्न समय हैं और उन समय में अपघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा अगर X1 और X2 हो तो हम यहाँ पे समय ले रहे हैं बेटा T1 और ये T2, और अपघटित हुई पदार्थ की मात्रा या सांद्रता है अगर X1 और X2 है तो X1 और X2 है तो, ठीक है। चलो जी, प्रथम समीकरण के अनुसार T1 इक्वल्स टू 2.303 K1 log A अपॉन A माइनस X1, समीकरण नंबर 1 दे, ठीक है बेटा। और T2 समय पर हम ऐसे लिख देंगे 2.303 K1 log A अपॉन A माइनस X2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके सामने आ गई, ठीक है साहब। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को लिख दिया, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है। अब हम यहां लिख देते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा, दिख रहा आपको वहां, T2 माइनस T1 बराबर 2.303 K1, ठीक है, ओके। K1 अब यहां लिख देता हूं येलो साहब, log A अपॉन A माइनस X2 माइनस log A अपॉन A माइनस X1। तो यहां पे समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं लोग को, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 में से घटाने पर तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2.303 K1 log। अब देखिए अब क्या होगा बेटा, ये जो है X1 ऊपर आ जाएगा और X2 नीचे हो जाएगा, A माइनस X1 अपॉन A माइनस X2। ये है अंतराल समीकरण, ये है अंतराल समीकरण, ठीक है। इसको आप चाहो तो वापस से देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। मैं और समझा देता हूं आपको। हम यहाँ पे अंतराल समीकरण की बात कर रहे थे। तो अंतराल समीकरण क्या होता है, अगर प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो हमें और फिर वेग का निर्धारण करना हो तो हम अंतराल समीकरण की सहायता लेते हैं। इस समीकरण के अनुसार माना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समय T1 और T2 दो समय है और इस समय पर अपघटित होने वाली सांद्रताओं की मात्रा X1 और X2 है, तो वेग नियतांक, प्रथम कोटि के वेग नियतांक के अनुसार ये आपका समीकरण है, ये X1 के लिए, दूसरा समीकरण है X2 के लिए। माइनस कर देते हैं, अंतराल निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है। आप जानते हो माइनस होगा तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2.303 K1 log A माइनस X1 अपॉन A माइनस X2, ये हमारे पास पूरा का पूरा समीकरण हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे आलेख खींचेंगे, वक्र की बात करेंगे, ठीक है।
तो वक्र मैं पहले आपके लिए यहां पे ले देता हूं प्रथम कोटि का वेग समीकरण। ये है K1 बराबर 2.303 टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारे पास पूरा समीकरण है, ठीक है बेटा, ये है हमारे पास कंप्लीट समीकरण। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मान आएगा, देखो बेटा, log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर, ठीक है, उल्टा हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, बराबर K1 2.303 टी। एक समीकरण हो गया। आपको पता है सरल रेखा का समीकरण y बराबर mc होता है, जो एक सरल रेखा होता है। यहां पे हम log a अपॉन a माइनस एक्स और log और t के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो जो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं वो किस किस के मध्य है बेटा, ये जीरो समय t के मध्य और log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य है। तो ये जो है ग्राफ इस समीकरण के अनुसार एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल है वो क्या होता है, K1 अपॉन 2.303 होता है, जिसका स्लोप जो है वो K अपॉन 2.303 होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है बेटा। तो ये समीकरण है जो आपको नोट करना है। जो इसका ढाल है टेंजेंट का मान है वो है K1 अपॉन 2.303। नोटेड इट, आप इसको आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारे पास इसका आलेख ग्राफ जो हमसे अक्सर पूछ लेते हैं। अब मैं आपसे यहां पे बात करने वाला हूं बेटा, वो है अर्धायुकाल की। और पिछले बार भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, प्रथम कोटि के बीकर का अर्धायुकाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उससे पिछले साल भी, मतलब 2020 का एग्जाम हो गया, इसमें भी आया। 2019 के एग्जाम में भी अर्धायुकाल का एक सवाल आया था, छोटा सा 1 नंबर का। तो अर्धायुकाल आपको पता है हाफ लाइफ क्या होता है, वह समय जिस पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, उस समय को, उस अभिक्रिया का हम अर्धायुकाल कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल की हम यहाँ पे गणना करेंगे। ये समीकरण है प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का समीकरण, ठीक है बेटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये t इक्वल्स टू 2.303 K1 या K और ये log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो, माना कि t बराबर t हाफ पर प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता x बराबर अगर a/2 है तो प्रारंभिक सांद्रता x बराबर a अपॉन 2/2 a/2 है तो t हाफ बराबर 2.303 के log a बटा a माइनस a बटा 2, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 का मान आएगा। देखो पूरे में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, पूरे में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ऐसा लिख देता हूं मैं, t बाय हाफ 2.303 के log ये a अपॉन a/2 आ जाएगा। पूरे में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा लिख दो बेटा log 2। तो मेरे पास ये log 2 है। log 2 की वैल्यू हम सब जानते हैं बेटा। तो यहाँ पे t हाफ इक्वल्स टू 2.03 के और log 2 मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.3010। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो log t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के 1 या के भी लिख सकते हैं। यह है अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अर्ध आयुकाल है ये, जो आप यहाँ पे देखोगे 693, ठीक है। तो अर्ध आयुकाल का आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि वह समय जिस पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं ना। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं
की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो यूनिट इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, ठीक है। चलो जी, माना कि ये अभिक्रिया हो रही है, उत्पाद बन रहा है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो ऐसा लिखूंगा अभिक्रिया का वेग के 1 और ये ए की सांद्रता है ना, और घात 1 रखूंगा क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, K1 इक्वल्स टू वेग बटा ए की सांद्रता, या सीधा सीधा सांद्रता लिख देता हूं मैं, है ना, सांद्रता की घात 1 है तो सांद्रता हो गई। हमें पता है वेग बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन या सांद्रता बटा समय होता है बेटा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, देखिए K1 बराबर सांद्रता बटा समय इनटू सांद्रता, ठीक है बेटा। सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाएगा, तो K की इकाई या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या होती है, समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स, मिनट में हो तो मिनट इनवर्स, आवर्स में तो आवर्स इनवर्स, ठीक है। तो ये है आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक। अब हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको खूब सारे बताए हुए हैं, उदाहरण भी मैंने बहुत सारे आपको समझा ही रखे हैं। तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं आपसे एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का देखिए, ये PCl5 का आप वियोजन कीजिए, अगर PCl5 का वियोजन करोगे तो PCl3 और Cl2 बनेगा, एक ही अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। चलो जी, अब हम यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं। सामने देखो बेटा, ये है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट का हीट देते हैं तो ये नाइट्रोजन और ये वाटर बनाता है, एक ही अणु का अपघटन हो रहा है और एक ही अणु की सांद्रता में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितने भी रेडियो एक्टिव विघटन होता है, नाभिकीय क्षय होता है, नाभिकीय क्षय की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रथम कोटि का एग्जाम्पल होती है, उदाहरण होती है बेटा, ठीक है। तो नाभिकीय क्षय या विघटन जो है हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया में काउंट करते हैं, उसे लैम्बडा या डीके क्षय नियतांक से हम डिनोट करते हैं। चलो जी, अब यहां पे हम बात करेंगे संगठ्य सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी। संगठन सिद्धांत होता है, संगठ्य सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है बेटा। टक्कर या संगठ्य सिद्धांत, टक्कर या संगठ्य सिद्धांत क्या है? देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी अभिक्रिया होती है तो वहां पे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। अब बनेंगे और टूटेंगे कैसे? जब वहां पे अणु आपस में टकराएंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए अणुओं का टकराना जरूरी है। अब टकराएंगे कौन? इसमें सक्रिय अणु कौन सी होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज और आएगी, दहली आवर्ती। अगर मैं आपको कॉमन सी बात बताऊं कि जब हम दूध में चीनी डालते हैं, ठीक है, तो वो घुलती नहीं है, फिर हमारे घर में से एक चम्मच आती है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो क्या करते हैं अपन, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो जब टक्कर ज्यादा होगी, आपस में अणु ज्यादा भिड़ेंगे तो अपघटित जल्दी होंगे, टूटेंगे जल्दी, अभिक्रिया तीव्र होगी, ठीक है, और वो डिसॉल्व हो जाएंगे। या मेरे को अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं हम चम्मच डाल के। मेरी बात समझ आ रही है आपकी? तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार हम ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में टक्कर जितनी प्रभावी होती है, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होता है और उत्पाद उतनी ही शीघ्रता से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आएगी, टक्कर आवृत्ति या संगठ्य आवृत्ति। अब संगठ्य आवृत्ति क्या होती है ना, संगठ्य आवृत्ति क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। निश्चित आयतन में या एकांक आयतन में टकराने वाले अणुओं की संख्या को,
ठीक है, कितने अणु कितने निश्चित समय में या एक सेकंड में कितने अणु टकरा रहे हैं एक निश्चित आयतन में, उसे हम बोलते हैं संगठ्य आवर्ती। और संगठ्य आवर्ती जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, टक्कर उतनी ही प्रभावी होगी, टक्कर उतनी ज्यादा होगी, टक्कर जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। तो संगठ्य आवर्ती से आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, जरूरी नहीं है कि जितने अणु पार्टिसिपेट करें वो सब टकराएं। टक्कर कौन करेगा? जिसके पास सक्रियण ऊर्जा होगी, ठीक है, या अभिक्रिया में भाग वो लेते हैं जिनके पास एनर्जी होती है। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ अणु घुल जाते हैं, कुछ अणु नहीं घुलते हैं। तो घुलने वाले और नहीं घुलने वाले, घुलने वाले अणु, टकराने वाले अणु, उन्हें बोलते हैं सक्रिय अणु, और जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं जो उन्हें बोलते हैं निष्क्रिय अणु। तो सक्रिय अणु निष्क्रिय अणुओं से कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, और उनको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी देकर उन्हें भी सक्रिय अणुओं में चेंज कर देते हैं। अभिक्रिया में जितने ज्यादा टकराने वाले अणु होंगे, या मैं कहूं सक्रिय अणु होंगे, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे सक्रिय और निष्क्रिय अणु दोनों क्या साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक है। और जब साम्य अवस्था में होंगे, आपस में टकराएंगे, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू ऑटोमेटिक, मतलब टक्कर प्रति सेकंड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो वैज्ञानिक है, एक तो ट्राउटस है, एक मैक्सवेल है, उन्होंने ये टक्कर सिद्धांत के बारे में भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की थी हमसे, ठीक है, मतलब बताया था। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे कि सामान्य ताप और दाब पर किसी गैसीय तंत्र में संगठ्य आवर्ती लगभग 10 की घात 25 से 10 की घात 28 तक हो सकती है। मतलब किसी गैस में टकराने वाले अणुओं की संख्या इतनी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और किसी भी रासायनिक परिवर्तन के अंदर संगठ्य जितना ज्यादा होगा, टक्कर जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, और तो उत्पाद उतने ही बनेंगे। और टकराने में जो सक्षम अणु होंगे उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, ठीक है बेटा।